नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लूसेंट के जीके के 1000 क्वेश्चन का यह पार्ट 2। इसमें भी आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में भी 100 क्वेश्चन थे, उसकी लिंक मैं दे दूंगा। दोस्तों यहां पर आपके लिए 50 प्रश्न सही करने हैं केवल। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बार बार रिपीटेड है। हिस्ट्री के क्वेश्चन इतनी बार आ चुके हैं कि पूछे मत, आगे भी आते रहेंगे। तो आपको शिद्दत से अच्छे से इस फ्री टेस्ट पेपर को लगाना है और 50 प्रश्न सही करके दिखाना है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसमें पूछा गया आपसे पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम रखा था अमरकोश। एक डिक्शनरी तैयार की गई थी अमरकोश नाम की, वो किस भाषा में तैयार की गई थी? ऑप्शन देखिए, मराठी, संस्कृत, तमिल या बंगाली। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अमरकोश संस्कृत भाषा में थी। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से या किस शासक से जुड़े हुए हैं? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर? तो ऐहोल शिलालेख, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। राइट आंसर है आपका पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हैं ऐहोल शिलालेख। शिलालेख, मंदिर, स्थापत्य कला, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब भर भर के पूछे जाते हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में तो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मैं आपको पूरे क्वेश्चन बताता हूं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, तो अजंता के चित्र जो है ये चित्रित करते हैं, आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा। तो यहां पर ऑप्शन में से जातक कथाओं को चित्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जातक कथाएं राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए अजंता का एक और, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरण हैं। तो अजंता और एलोरा गुफाएं ये बुद्ध धर्म या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी बुद्ध या बौद्ध धर्म बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी का सही गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, यह है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन देखिए आप, नरसिंहदेव प्रथम, वक्रदेव, महामेघ वाहन या कुदिप सिरी। क्या हो जाएगा सही आंसर? यहां पर सही आंसर है आपका नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने कराया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, इसमें अब एलोरा के मंदिर पे आ गए हैं। तो एलोरा के मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था? तो एलोरा के मंदिर का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक और बहुत ही फेमस मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, इसके कम से कम बहुत क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके से। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। बृहदेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। देखिए, राजेंद्र चोल, श्री विजय, पृथ्वीराज चौहान या राजा राज चोल प्रथम। तो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजा राज चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। एक और देखिए बृहदेश्वर मंदिर का क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर डैश काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है? तो ये आपका चोल काल का है, राजा राज चोल ने बनवाया था, अभी मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन है, इसमें दूसरे तरीके से पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा चोल या राजा चोल, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माण करता थे। देखिए क्वेश्चन क्या घूमा के पूछा गया है, जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर बनवाया। तो चोल राजाओं ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। 100% बृहदेश्वर मंदिर से हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं। अगला मंदिर देखिए, सोमनाथ मंदिर भारत में डैश के पश्चिम तट पर स्थित है। तो सोमनाथ जो मंदिर स्थित है ये आपके गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित है। गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर यहां पर गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए। ऑप्शन देखिए आप पढ़िए, प्रतिहार राजवंश से संबंधित यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी हरिश्चंद्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जिसका जिक्र एक भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में किया गया है। अब भरत का जिक्र किस कथा में, किस जो है महाकाव्य में है? तो ये है आपका महाभारत में। ऑप्शन नंबर डी महाभारत में इसका जिक्र है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डैश नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। बताइए, सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, इसको ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन पढ़ लिया आपने। तो सिंधु नदी के पार का क्षेत्र
इसको ग्रीक भाषा में भारत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भारत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है इंडिया नाम किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन देखिए सिंधु, इरावती या गंगा। तो सिंधु नदी, सिंधु को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। इंडस से इंडिया बना है, इंडस से इंडिया बना है, याद रखिएगा। प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? निर्माण, अध्यापन, बैंकिंग या चिकित्सा। तो इनका मुख्य व्यवसाय था आपका बैंकिंग, याद रखिएगा। सेठ, साहूकार ये सभी बैंकिंग में है, फेमस है। ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिनमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो कहां पर हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे? तो राइट आंसर है तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन की दूसरी लड़ाई, इसमें हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी, यहां पर पृथ्वीराज चौहान तराइन में हारे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किताब उल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन पढ़िए जल्दी से। किताब उल हिंद की बात हो रही है, तो किताब उल हिंद ये अल बरूनी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी अल बरूनी, या इसमें सही से लिखा नहीं है, अल ब्रूनी लिखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन देखिए मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश। तो राइट आंसर हो जाएगा जो रजिया सुल्तान जी थी ये थी आपकी इल्तुतमिश की बेटी, गुलाम वंश की शासिका थी। किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश की शासिका। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, उसको क्या कहा जाता था? सल्तनत काल की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए इक्तादारी, महलवारी, जमींदारी। राइट आंसर है आपका इक्तादारी नाम का एक प्रणाली थी, इक्तादारी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। लगभग 84 साल तक किसने शासन किया, किस वंश ने? तो आपको बता दें लगभग 84 साल तक गुलाम वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी गुलाम वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया ममलुक, खिलजी, मुगल और लोधी। क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए ममलुक। ऑप्शन नंबर ए ममलुक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन पढ़ लिए हैं आपने, तो ऑप्शन के अनुसार है 1206 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर से आंसर हो जाएगा। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश या दास राजवंश की स्टार्टिंग हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, दिल्ली सल्तनत की अवधि पर किस रूप में जाना जाता है दिल्ली सल्तनत की अवधि को? तो दिल्ली सल्तनत की अवधि वही 1206। तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की अवधि को माना जाता है। कौन सी अवधि? दिल्ली सल्तनत की अवधि। इसमें पूछा गया है कि फुतुहात ए फिरोज शाही, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है फिरोज शाही लिखा हुआ है, इसमें किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड है? आंसर आपके सामने टिक है, फिरोज शाह तुगलक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर ली थी। यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, क्या बताएं? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर ली थी और उसने दौलताबाद नाम दिया था? मतलब एरिया था वो देवगिरी, लेकिन उसका नाम रख दिया था, क्या था? दौलताबाद। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, पिछला ही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इब्ने बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहां का रहने वाला था? तो इब्ने बतूता ये रहने वाला था मोरक्को का। ऑप्शन नंबर बी मोरक्को प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इब्ने बतूता डैश से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। अभी बताया आपको, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, मोरक्को राइट आंसर है। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसने खिलजी वंश का, कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया अलग अलग तरीके से। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक सही आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोधी था, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी राइट आंसर है। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो इब्राहिम लोधी मारा गया था बाबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बाबर प्रश्न के लिए सही आंसर है। किसने आगरा शहर, कौन आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? तो आगरा शहर का संस्थापक माना जाता है आपका सिकंदर लोधी को, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। डैश चिन किलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बना जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। तो निजाम उल मुल्क किसका पुराना नाम है? तो ये हैदराबाद का पुराना नाम है निजाम उल मुल्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था? तो अमुक्त माल्यद ये संकलित किया गया था, यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अन्नमैया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। तो ये अन्नमैया ये किस वर्तमान राज्य से संबंधित थे? तो अन्नमैया जी ये थे आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। देव राय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो निकोलो कॉन्टी बहुत ही फेमस व्यक्ति, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट आंसर हो जाएगा ये आए थे 1420 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापना की गई थी विजयनगर साम्राज्य की, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो हसन गंगू द्वारा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी हसन गंगू द्वारा। बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1519 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1519 ईस्वी राइट आंसर है। नवंबर 1525 की बात हो रही है में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोधी से मिला था, वह सन क्या था? तो इब्राहिम लोधी से बाबर, ऑप्शन नंबर 1526, 21 अप्रैल 1526 यहां पर पानीपत में मिला था, राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, सन पूरे याद करना है इतिहास में, 1527 जितने युद्ध हुए हैं फेमस सबके सन याद होना चाहिए। अभी मैं आपसे 2-4 युद्ध और पूछूंगा, पानीपत का युद्ध, जो घाघरा का युद्ध, सभी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। मुगल, अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक माने जाते हैं बाबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बाबर। ये लीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध आ गया, कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लीजिए एक और युद्ध, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था ये 1529 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1529 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने डैश तक राज किया। तो सूरी वंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी और शेर शाह सूरी ने राज किया था 1540 से लेकर 1545 तक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डैश ने शेर खान या शेर शाह ने डैश में कहां पर, किस सन में शेर शाह या शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण किया और गियासुद्दीन शाह को हराया था? तो शेर शाह ने गियासुद्दीन शाह को हराया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1538 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का असली नाम था आपका फरीद, ऑप्शन नंबर ए फरीद प्रश्न के लिए राइट आंसर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया, जिसमें से द ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है, बच्चे को इसका आंसर पता होगा। राइट आंसर क्या है बताइए? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए। कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? तो कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 ईस्वी में पराजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किस रूप में मुगलों ने भी जारी किया? तो शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्कों को जारी किया था और मुगलों ने भी उसको रुपया नाम से जारी किया था, ऑप्शन नंबर बी रुपया राइट आंसर हो जाएगा। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट
डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। तो बाबर को काबुल में सम्राट कौन से थे उनके विरुद्ध? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सम्राट थे इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोधी राइट आंसर है। किसने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया था? दोबारा सुधरवाया था, पुनर्निर्माण कराया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। तो मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर है। अकबर किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? अकबर बना था 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक। ऑप्शन नंबर सी 13 राइट आंसर है। मुगल शासक अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए अमरकोट राइट आंसर है। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत का श्रेय जाता है अकबर को। ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कराई थी? अकबर ने कराई थी। ऑप्शन नंबर बी। अकबर के शासनकाल में मुगल डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल थे वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर ए राजा टोडरमल प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। कौन थे वो? तो वो थे आपके अकबर। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी और फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी और आगरा के सिकंदरा में उनको दफनाया गया था। डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यह मुगल साम्राज्य की पर विजय प्राप्त की गई थी। तो कहां पर मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी? ये थे आपके अवध, बंगाल, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। रानी हमीदा बानू बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। कौन से मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो रानी हमीदा बानू बेगम ये पत्नी थी हुमायूं की। ऑप्शन नंबर डी हुमायूं राइट आंसर है। हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? तो हमीदा बानो बेगम ये सम्राट अकबर की मां थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था। तो जहांगीर पुत्र था अकबर का। ऑप्शन नंबर बी अकबर का पुत्र था जहांगीर। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। तो आलमगीर शीर्षक मिला था औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब राइट आंसर है। कब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपकी 1707। ऑप्शन नंबर डी 1707 के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, अली कुली सलीम और अबू तालिम कलीम शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। किसके शासन काल के दौरान ये महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये दोनों कवि शाहजहां के शासनकाल के दौरान थे। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंदम आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, सही आंसर है जयदेव इसके लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा लिखी गई है तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर डी तुर्की भाषा राइट आंसर हो जाएगा। डैश का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत तक पूरा हो गया था। तो ये था आपका ताजमहल का निर्माण। 1632 से 1648 तक चला था ताजमहल का निर्माण। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनवाई गई थी? तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल को बनवाया था। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी था? तो फतेहपुर सीकरी राजधानी थी अकबर की। ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? तो मोती मस्जिद ये लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। ऑप्शन नंबर ए लाल किला राइट आंसर है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है 15वीं शताब्दी। स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है कहां पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपका स्थित है ऑप्शन नंबर अमृतसर में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा कराया गया था? तो गोलकुंडा किले का निर्माण कराया गया था 13वीं शताब्दी में। यहां पर आपका ऑप्शन डी मिसिंग है, मैं लिख देता हूं। गोलकुंडा का निर्माण किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 13वीं शताब्दी है, इसको सही कर लेना, ठीक है। राइट आंसर है आपका 13वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा गया है।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मध्ययुगीन काल में शर्की राजाओं ने एटला मस्जिद को डैश में बनवाया था। तो शर्की राजाओं ने जो एटला मस्जिद बनवाई थी, यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर में बनाई थी एटला मस्जिद। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपनी प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो साहित्य प्रतिभा गुरु बसव जो थे ये बहुत फेमस थे कन्नड़ भाषा के। ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने कहां पर राज्य स्थापित किया था? तो अनंगपाल तोमर जो थे ये राजपूत राजवंश के थे और उन्होंने दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली राइट आंसर है। भारत में जो मध्यकाल का इतिहास था, मध्यकाल वो कब से कब तक था, कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है? तो मध्यकाल शुरू होता था आपका 8वीं शताब्दी से और 8वीं से लेकर ये 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल चला था। तो ऑप्शन नंबर बी 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल था। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है डैश से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो पिंजौर गार्डन है आपका, जिसको यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, ये आपका चंडीगढ़ के पास है। चंडीगढ़ से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ राइट आंसर है। चश्मे शाही एक क्या है बताइए? भारत में स्थित मुगल बागों में से एक है, ये कहां पर स्थित है? तो चश्मे शाही एक मुगल बाग है और ये आपका स्थित है कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर में स्थित है चश्मे शाही। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके जस्ट बाद आपका 1858 को, ऑप्शन नंबर यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1800, यहां पर पूरे ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से। 1857 में विद्रोह किया गया था और 1858 में घोषित कर दिया गया था इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनन उस समय का गवर्नर जनरल था। 1858 में भारत ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, महारानी से संपर्क में आ गया था। 1858 सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1858 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीपों और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया। किसको गठित किया गया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, गठित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा, फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए मद्रास प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 13 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका 13 दिसंबर और सन था आपका 1600। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी सन 1600 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा कर लिया गया था 1849 में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अंग्रेजों ने वर्ष डैश में उड़ीसा के खोंडो के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो उड़ीसा में खोंडो के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर यहां पर 1848 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बस इसके बाद फिर धीरे धीरे अंग्रेज हावी होने लगे। 1850 के बाद से हावी होने लगे थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सबसे पहला किला था आपका ऑप्शन नंबर ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए किस रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था? तो शिवाजी ने गुरिल्ला रणनीति, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। छुपो मारो और गायब हो जाओ, मारो और गायब हो जाओ, दिखोगे ही नहीं। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था आपका शिवनेर किले में। ऑप्शन नंबर डी शिवनेरी या शिवनेर किला। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का एक परिषद नियुक्त किया था। तो अष्टप्रधान मंत्री थे आपके शिवाजी के समय। ऑप्शन नंबर बी शिवाजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो लड़ी गई थी आपकी 1761 में। ऑप्शन नंबर ए 1761 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सालबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे जिससे पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था? तो सालबाई की जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए गए थे आपका मई 1782 पर। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इस प्रश्न में पूछा गया है मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो मराठे अहमद शाह अब्दाली से 1761 में हार गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है कि बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। आपको बताना है 1770 या 1802। बेसिन की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1770 या 1802, इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा वीडियो देखा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा दोस्तों को भी। इसका पहला पार्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।